गॉथम सिटी में कहानी की शुरुआत होती है, जहां हम आर्थर फ्लेक को उसके ऑफिस में देखते हैं। वह काम के लिए तैयार हो रहा है और वह चेहरे पर मेकअप कर रहा है क्योंकि वह एक पार्टी क्लाउन है। वह आईने में अपनी परछाई देखता है और फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने मुंह को ऊपर नीचे मोड़ता है। तभी उसकी आंख से एक आंसू गिरता है। कुछ ही पलों बाद हम उसे SDDDH पर देखते हैं, जहां वह एक दुकान के लिए प्रचार करते हुए नाच रहा है, जिसने उसे काम पर रखा है। अचानक कुछ बच्चे आते हैं और उससे उसका साइन छीन लेते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है और उन्हें एक गली में खड़ा पाता है, जहां बच्चे साइन को उसके सिर पर मारते हैं। आर्थर गिर जाता है और फिर वे उसे लातों और मुक्कों से मारने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद आर्थर अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाता है। वह कुछ सेकंड तक हंसता है और फिर बताता है कि बाहर हालात कैसे मुश्किल होते जा रहे हैं। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा कि क्या वो अपने जर्नल पर काम कर रहा है। उसने जर्नल थेरेपिस्ट को देते हुए कहा कि वो इसे जर्नल के साथ साथ मजाक की डायरी की तरह भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी में करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। थेरेपिस्ट ने जर्नल के पन्ने पलटे और एक परेशान कर देने वाला वाक्य देखा, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा समझदारी से हो। थेरेपिस्ट ने जर्नल वापस उसे देते हुए पूछा कि उसे इन सेशंस में आकर कैसा लगता है। आर्थर ने कहा कि उसे तब बेहतर महसूस होता था जब वो अस्पताल में बंद था और उसे याद आया कि कैसे वो अपने कमरे के दरवाजे से सिर मारता था। उसने थेरेपिस्ट से पूछा कि क्या डॉक्टर उसकी दवाइयों की खुराक बढ़ा सकते हैं। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि वो पहले से ही 7 दवाइयां ले रहा है। इस पर आर्थर ने जवाब दिया कि वो अब और बुरा महसूस नहीं करना चाहता। थेरेपी के बाद आर्थर बस से घर जा रहा होता है। सामने बैठे एक छोटे बच्चे की नजरें उस पर होती हैं, तो आर्थर उसके लिए मजेदार चेहरे बनाने लगता है। बच्चे की मां को यह अच्छा नहीं लगता और वो आर्थर को डांट देती है। अचानक आर्थर हंसने लगता है और जब मां को यह बुरा लगता है तो आर्थर उसे एक कार्ड थमा देता है, जिस पर लिखा होता है कि उसकी हंसी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से है। बस से उतरने के बाद आर्थर फार्मेसी जाता है अपनी दवाइयां लेने, फिर घर जाता है। अपने अपार्टमेंट के अंदर आकर वो सबसे पहले मेल बॉक्स चेक करता है, फिर ऊपर अपने अपार्टमेंट में जाता है जहां वो अपनी मां पेनी फ्लैक के साथ रहता है। मां उससे पूछती है कि क्या कोई चिट्ठी आई, और जब वो कहता है कि नहीं, तो वो सोचती है कि शायद थॉमस वेन, जो एक समय उसके बॉस हुआ करते थे, उसकी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आर्थर अपनी मां को याद दिलाता है कि थॉमस वेन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उन्हें काफी काम रहता है। फिर वो उसे खाना खाने के लिए कहता है। आर्थर उसकी प्लेट में खाना काट कर रखता है और फिर अपनी मां के साथ बिस्तर पर बैठ जाता है ताकि वे दोनों एक साथ मरे फ्रैंकलिन का टॉक शो देख सकें। आर्थर धीरे धीरे ख्यालों में खोने लगता है और खुद को मरे फ्रैंकलिन के शो में दर्शकों के बीच देखता है। वहां मरे उसकी आवाज सुनते हैं और उसे खड़े होने के लिए कहते हैं। आर्थर अपना परिचय देता है और बताता है कि वो अपनी मां का ध्यान रखता है, जिसे सुनकर मरे उसकी तारीफ करते हैं और उसे स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। आर्थर स्टेज पर पहुंचता है और वहां मौजूद लोग उसकी तारीफ में तालियां बजाते हैं। मरे आर्थर से कहते हैं कि वो अपनी शोहरत और टीवी छोड़ देंगे अगर उन्हें आर्थर जैसा बेटा मिल जाए। फिर दोनों गले लगते हैं। अचानक आर्थर की ये छोटी सी कल्पना खत्म हो जाती है और वो हकीकत में मुस्कुराने लगता है। अगले दिन काम पर जाते वक्त आर्थर के शरीर पर कई चोट के निशान होते हैं। उसका एक सहकर्मी रैंडल उसके पास आता है और बताता है कि उसने आर्थर की पिटाई के बारे में सुना है, इसलिए वो उसे एक बंदूक गिफ्ट करता है। तभी दूसरा सहकर्मी गैरी आकर बताता है कि उनके बॉस ने आर्थर को बुलाया है। आर्थर बॉस के ऑफिस जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी और साइन वापस न करने की एक और शिकायत आई है। आर्थर बताता है कि उससे साइन चोरी हो गया था, लेकिन बॉस उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि किसी के लिए साइन चोरी करने का कोई मतलब नहीं होता। बॉस कहता है कि अब उस साइन का पैसा आर्थर के वेतन से काट लिया जाएगा और फिर उसे डांटता है। आर्थर कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप मुस्कुराता रहता है। लेकिन उस मीटिंग के बाद वो बाहर आकर गुस्से में कूड़ेदान पर लात मारता है। शाम को जब आर्थर अपने अपार्टमेंट वापस लौट रहा होता है तो लिफ्ट में उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसी सोफी डूमोंड और उसकी बेटी से होती है। लिफ्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तब सोफी कहती है कि यह बिल्डिंग बहुत बुरी है और मजाक में अपने सिर पर बंदूक चलाने का इशारा करती है। आर्थर मुस्कुराता है और जब वो अपने फ्लोर पर उतरते हैं तो आर्थर भी वही बंदूक चलाने का इशारा वापस करता है। कुछ देर बाद आर्थर अपनी माँ पेनी को नहला रहा होता है। पेनी लगातार थॉमस वेन की चिट्ठियों के बारे में पूछती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वेन अच्छे इंसान थे और उन्हें आर्थर और पेनी की ऐसी हालत पसंद नहीं आएगी। आर्थर उसे कहता है कि पैसों की चिंता मत करो, क्योंकि उसका स्टैंड अप शो जल्द ही बड़े क्लबों में होगा। पेनी कहती है, मुझे लगा था कि जो कॉमेडियन होते हैं उन्हें मजाकिया होना पड़ता है। कुछ घंटों बाद अपनी मां को सुलाने के बाद आर्थर एक फिल्म देखने बैठा और अपने नए गन से प्रैक्टिस करने लगा। टीवी पर एक गाना बजने लगा तो वो नाचने लगा और ऐसे दिखाने लगा जैसे किसी लड़की से बात कर रहा हो। अचानक गलती से उसकी गन चल गई और दीवार में छेद हो गया।
उसकी मां जाग गई और शोर के बारे में पूछने लगी। आर्थर ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये तो बस टीवी पर युद्ध की फिल्म चल रही है। अगले दिन आर्थर पूरे दिन सोफी का पीछा करता रहा, शहर भर में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी। शाम को वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो देखने जाता है ताकि कुछ नोट्स बना सके। घर वापस आकर वो लिखने बैठता है। मानसिक बीमारी होने का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि लोग उम्मीद करते हैं कि तुम वैसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आर्थर दरवाजा खोलता है तो सामने सोफी खड़ी होती है। वो पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? आर्थर हाँ कहता है तो वो मजाक में पूछती है, क्या तुम मुझे लूटने का प्लान बना रहे थे? आर्थर जवाब देता है, मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूं। सोफी हंसती है और कहती है, तुम तो बहुत मजेदार हो। आर्थर उसे अपने स्टैंड अप शो में आने का निमंत्रण देता है और सोफी खुशी से मान जाती है। अगले दिन आर्थर एक अस्पताल में जोकर बनकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उसकी गन अचानक जमीन पर गिर जाती है। वो जल्दी से उसे उठाता है और बच्चों से कहता है कि इस बारे में किसी को ना बताएं। शाम को जब वो अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा होता है तो बॉस इस घटना से बहुत गुस्से में होता है। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि गन सिर्फ एक प्रॉप थी, लेकिन बॉस उसे मानता नहीं है। वो बताता है कि रैंडल ने कहा था कि आर्थर ने उससे पिछले हफ्ते गन खरीदने की कोशिश की थी। इस पर आर्थर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। गुस्से में आर्थर फोन बूथ के कांच पर अपना सिर मार देता है। इसके बाद आर्थर घर जाने के लिए मेट्रो में सवार होता है। उसी डिब्बे में 3 लड़के सूट पहनकर एक जवान लड़की को तंग कर रहे होते हैं। जब आर्थर अचानक हंसने लगता है तो वो लड़की उठकर चली जाती है। तभी उनमें से एक लड़का सेंड इन द क्लाउन्स गाना गाने लगता है और तीनों आर्थर की तरफ बढ़ते हैं। वे उसकी विग और बैग उतारते हैं और पूछते हैं कि वो हंस क्यों रहा है। आर्थर समझाने की कोशिश करता है और अपना सामान वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़कर मारने लगते हैं। वे उसे जमीन पर गिराकर लात मारते हैं, लेकिन इस बार आर्थर खुद को बचाता है। वह अपनी गन निकालता है और 2 लड़कों को गोली मार देता है। तीसरा लड़का भाग जाता है और जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर रुकती है वह कार से बाहर कूदता है। आर्थर उसका पीछा करता है और सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसे गोली मार देता है। आर्थर के कान बजने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वह जल्दी से स्टेशन से बाहर भागता है। सड़कों से होकर दौड़ते हुए एक पार्क के बाथरूम में घुस जाता है। वहां घबराहट के बाद वह नाचने लगता है। कुछ समय बाद वह अपने अपार्टमेंट लौटता है, सोफी के दरवाजे पर दस्तक देता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह अंदर घुसकर उसे चूम लेता है। दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे यह इशारा मिलता है कि दोनों ने रात एक साथ बिताई। अगले दिन आर्थर अपनी नौकरी की जगह जाता है ताकि अपना सामान समेट सके। वहां वह अपने सहकर्मियों को सुनता है जो मेट्रो में 3 लोगों को गोली मारने वाले जोकर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे आर्थर को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, जिसमें रैंडल भी शामिल है, जिसकी झूठी सहानुभूति आर्थर को चिढ़ा देती है। आर्थर गुस्से में सबको बताता है कि ये उसकी गन थी जिससे वह अपराध हुआ था। जाने से पहले वह पंच क्लॉक पर हाथ मारता है जो गिरकर टूट जाती है। बाहर निकलते वक्त आर्थर मुस्कुराना मत भूलना वाले साइन बोर्ड को देखता है। वह उसमें से 2 शब्द काटकर उसे बदल देता है, जिससे वह अब मुस्कुराओ मत पढ़ने लगता है। अपार्टमेंट में लौटने के बाद अपनी आखिरी दवाइयां लेने के बाद आर्थर अपनी मां के साथ टीवी देखने बैठता है। टीवी पर थॉमस वेन की खबर चल रही होती है, क्योंकि मारे गए लोग उसकी कंपनी के कर्मचारी थे। जब होस्ट उससे शहर के नए अमीर विरोधी माहौल के बारे में पूछता है तो वेन कहता है कि वह इसे ठीक करने के लिए मेयर का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहा है। जब उससे हत्यारे के बारे में पूछा जाता है तो वेन कहता है कि जोकर मास्क पहनने का मतलब है कि वो एक कायर था जो अपना चेहरा छिपाना चाहता था। वो सोचता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करते वो सब जोकर हैं। कुछ दिनों बाद आर्थर फिर से अपनी थेरेपिस्ट से मिलने जाता है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि अब उसे लगता है कि वो सच में मौजूद है और लोग उसे नोटिस करने लगे हैं, लेकिन थेरेपिस्ट उसे बीच में रोककर बताती है कि सरकार ने उनके फंडिंग बंद कर दी है और ये उनकी आखिरी मुलाकात है। आर्थर पूछता है कि अब उसकी दवाइयों के लिए वो किससे बात करेगा, तो थेरेपिस्ट के पास माफी मांगने के सिवा कुछ नहीं होता। रात को आर्थर एक बार के पीछे खड़ा होता है, अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की बारी का इंतजार कर रहा होता है। सोफी भी दर्शकों में बैठी होती है। जब उसका समय आता है तो आर्थर मंच पर जाता है, लेकिन वहां अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है। जैसे तैसे वो अपने नोटबुक से कुछ चुटकुले पढ़ता है, लेकिन वो भी बेकार साबित होते हैं। शो खत्म होने के बाद आर्थर और सोफी बार से बाहर निकलते हैं। साथ चलते वक्त आर्थर देखता है कि अखबारों में जोकर का चेहरा छपा है और मर्डर की खबरें भी हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है, खासकर तब जब सोफी कहती है कि वो जोकर एक हीरो है। एक कार उनके पास से गुजरती है और आर्थर देखता है कि किसी ने अखबार में छपे जोकर के चेहरे जैसा मास्क पहना हुआ है। सोफी के साथ डिनर करने के बाद आर्थर अपने अपार्टमेंट वापस आता है, जहां उसकी मां टीवी के सामने सोई हुई होती है। वो उसे जगाता है और उसे बिस्तर पर भेजता है। जाते जाते उसकी मां कहती है कि उसने एक नया खत लिखा है। आर्थर उस खत को उठाकर पढ़ने लगता है और पता चलता है कि वो थॉमस वेन का नाजायज बेटा है।
ये जानकर वो अपनी माँ पेनी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। पेनी उसकी प्रतिक्रिया से डर जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। अंदर से ही वो समझाने लगती है कि वो और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें सबके सामने ऐसा दिखाना पड़ता था कि कुछ नहीं है, और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने कुछ कागजातों पर साइन किए थे। अगले दिन आर्थर ट्रेन में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है, जिसमें वेन परिवार की एक तस्वीर होती है। वो उसे फाड़कर अपनी नोटबुक में रख लेता है। कुछ समय बाद आर्थर वेन मेंशन पहुंचता है, जहां छोटा ब्रूस वेन गार्डन में खेल रहा होता है। जब आर्थर गेट के पास जाता है तो ब्रूस भी उसके पास आता है। आर्थर उसे जादू दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस प्रभावित नहीं होता। आर्थर उससे उसका नाम पूछता है और फिर गेट के बीच से अपना हाथ डालकर ब्रूस के होंठों को पकड़कर उसे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। तभी अचानक अल्फ्रेड आकर ब्रूस को पीछे धकेल देता है और आर्थर को धमकाता है कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस को बुलाएगा। आर्थर कहता है कि वो पेनी का बेटा है और वो थॉमस वेन से मिलना चाहता है क्योंकि उसे सब कुछ पता है। अल्फ्रेड जवाब देता है कि उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी और उस पर हंसने लगता है। गुस्से में आर्थर फिर से गेट के अंदर हाथ डालकर अल्फ्रेड का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ब्रूस को देखता है तो उसे छोड़ देता है। शाम को जब वह घर लौटता है तो देखता है कि पैरामेडिक्स उसकी मां को अस्पताल ले जा रहे हैं। वह एम्बुलेंस में उनके साथ जाता है। कुछ घंटों बाद अस्पताल के बाहर इंतजार करते हुए 2 पुलिस वाले आर्थर के पास आते हैं। उन्होंने पेनी से बात की थी जब उसे स्ट्रोक आया, और अब वे मेट्रो में हुए मर्डर्स के बारे में आर्थर से पूछताछ करना चाहते हैं। आर्थर उन्हें बताता है कि उसकी गन तो सिर्फ एक प्रॉप थी और फिर वापस अपनी मां के पास चला जाता है। कमरे में सोफी उसके साथ होती है। सोफी के जाने के बाद आर्थर टीवी पर फ्रैंकलिन शो देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है जब वे उसके स्टैंड अप रूटीन की क्लिप्स दिखाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जब वह अपने अपार्टमेंट में होता है तो टीवी न्यूज दिखाती है कि लोग जोकर मास्क पहनकर दंगे कर रहे हैं क्योंकि वेन ने उन्हें जोकर कहा था। आर्थर भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो पुलिस और लोगों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाकर वह उस थिएटर में चुपके से घुस जाता है जहां वेन एक फिल्म देख रहा होता है। वह एक कर्मचारी की यूनिफॉर्म चुरा लेता है और उसे पहनकर ऑडिटोरियम में जाता है। फिल्म देखते हुए वेन पर नजर रखता है। जब वेन कमरे से बाहर आता है तो आर्थर उसका पीछा करता है और बाथरूम में उससे पेनी के बारे में सामना करता है। वेन कहता है कि पेनी पागल थी और उसने उसे कभी नहीं छुआ। आर्थर तो गोद लिया हुआ बच्चा है। आर्थर को यह बात बिल्कुल सच नहीं लगती और वह गुस्से में अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है। इस पर वेन उसे मुक्का मारता है और चला जाता है। जब आर्थर अपने अपार्टमेंट लौटता है तो वह पुलिस का फोन कॉल इग्नोर करता है और फ्रिज में घुसकर रात बिताता है। अगले दिन उसे फ्रैंकलिन के प्रोडक्शन से कॉल आता है जिसमें उसे शो में आने का ऑफर दिया जाता है, जिसे वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वह आर्कम स्टेट हॉस्पिटल जाता है और अपनी मां की फाइल मांगता है। क्लर्क उसे बताता है कि उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी और उसने आर्थर को चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह फाइल नहीं दे सकता। इसलिए आर्थर फाइल चुराकर भाग जाता है और छिपकर उसे पढ़ता है। फाइल में लिखा होता है कि आर्थर को गोद लिया गया था और पेनी ने वैन के बारे में झूठ बोला था। उसने आर्थर की परवरिश एक हिंसक बॉयफ्रेंड के साथ की थी जो बाद में गिरफ्तार हुआ था। यह सब जानकर आर्थर बहुत परेशान हो जाता है और सोफी के अपार्टमेंट में बिना बताए घुस जाता है। जब सोफी उसे देखती है तो डर जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। तब आर्थर को याद आता है कि उन्होंने जो भी वक्त साथ बिताया था वह सब उसकी कल्पना थी। अगले दिन जब वह अपनी मां से मिलने जाता है तो वह उसे बताता है कि उसकी जिंदगी कोई त्रासदी नहीं है बल्कि एक कॉमेडी है। इसके बाद वह तकिए से उसकी जान ले लेता है। बाद में आर्थर अपने अपार्टमेंट में शो के लिए तैयार हो रहा होता है। वह जो कहने वाला होता है उसकी प्रैक्टिस करता है। अपने बाल हरे रंग में रंगता है और मेकअप लगाना शुरू करता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह एक कैंची उठाता है और उसे अपनी पैंट में छिपा लेता है। फिर दरवाजा खोलता है। सामने गैरी और रैंडल होते हैं जो पेनी की मौत की खबर सुनकर उससे मिलने आए होते हैं। रैंडल चिंतित होता है क्योंकि पुलिस जोकरों से पूछताछ कर रही है और आर्थर के पास गन है। इस पर आर्थर उसे कैंची से मार देता है और उसके सिर पर घूंसे मारता है। गैरी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर उसे जाने देता है क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। नया सूट पहनकर आर्थर शो के लिए निकलता है। रास्ते में पुलिस उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वह भागकर मेट्रो में घुस जाता है जो जोकर मास्क पहने प्रदर्शनकारियों से भरी होती है। पुलिस भी उसका पीछा करते हुए एक कार से दूसरी कार में कूदते हैं। आर्थर एक आदमी से जोकर मास्क चुराकर पहन लेता है जिससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी के बीच पुलिस गलती से एक नागरिक को गोली मार देती है। जब मेट्रो स्टेशन पर रुकती है तो लोग पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं और आर्थर बिना किसी की नजर में आए वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद वह स्टूडियो पहुंचता है। ड्रेसिंग रूम में इंतजार करते हुए फ्रैंकलिन उससे मिलने आता है और साफ सुथरा शो देने की बात कहता है।
आर्थर वादा करता है कि उसका जोकर मेकअप राजनीतिक नहीं है और उसे जोकर के नाम से पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद उसे मंच पर बुलाया जाता है और वह डांस करता हुआ अंदर आता है। एक अन्य मेहमान को चूमने के बाद वह एक बार फिर सबको आश्वस्त करता है कि उसका मेकअप राजनीतिक नहीं है। फिर वह मौत पर एक चुटकुला सुनाने की कोशिश करता है, जिस पर उसे डांट पड़ती है। इसके बाद वह कबूल करता है कि मेट्रो में उसने ही हत्या की थी, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके बाद वह एक लंबा भाषण देता है कि कैसे सिस्टम ने गरीबों को धोखा दिया है और फ्रैंकलिन भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि उसने उसे शो में बुलाकर उसका मजाक उड़ाया। फिर आर्थर उसे कैमरे के सामने गोली मार देता है। शो की लाइव प्रसारण रुक जाता है और आर्थर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब आर्थर को पुलिस की कार में ले जाया जा रहा होता है तो वह सड़कों पर दंगे देखता है, जहां लोग जोकर मास्क पहने होते हैं। आर्थर इस सबको खूबसूरत कहता है। तभी एक एम्बुलेंस आकर पुलिस कार से टकरा जाती है, जिससे आर्थर बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस चलाने वाला प्रदर्शनकारी बाहर आता है और कुछ अन्य मास्क पहनने वाले प्रदर्शनकारियों की मदद से आर्थर को कार से बाहर निकालता है और उसे कार के हुड पर लिटा देता है। इस बीच शहर के एक और हिस्से में वेन परिवार थिएटर से बाहर निकल रहा होता है। तभी एक प्रदर्शनकारी उनका पीछा करता है। वह वेन से कहता है कि उसे इसका हक है और फिर उसे और उसकी पत्नी को गोली मार देता है, जिससे छोटा ब्रूस अपने माता पिता की लाशों के पास अकेला रह जाता है। वापस आर्थर की ओर वह अब जाग रहा है और देखता है कि प्रदर्शनकारी उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। आर्थर हुड पर खड़ा हो जाता है और उनके लिए थोड़ा डांस करता है। जब उसे अपनी नाक से खून बहता हुआ दिखता है तो वह उसे अपने मुंह के चारों ओर बड़ा सा स्माइल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ दिन बाद आर्थर को आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जब एक थेरेपिस्ट उसकी जांच कर रही होती है तो आर्थर हंसने लगता है। थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि उसे क्या इतना मजेदार लग रहा है, लेकिन आर्थर जवाब देता है कि वह समझ नहीं पाएगी और फिर दैट्स लाइफ गाना गुनगुनाने लगता है। फिल्म तब खत्म होती है जब कुछ समय बाद आर्थर को अस्पताल के गलियारे में नाचते हुए देखा जाता है और उसके पीछे खून से सने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।